दीक्षा बागरी ने एक सेंटेंस और लिखा था, चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चा रोता रहता है या रोया करता है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कुछ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन, दिस इज़ मी योर इंग्लिश ट्रेनर। सो यू आर वेलकम ऑन माय एजुकेशन चैनल। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था कि आज हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे जो सेशन टेंस होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है क्या, द टेंस। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और ये बहुत ही अवेटेड टॉपिक था, ज़्यादा दिन से वेट कर रहे थे कि हम इस टेंस वाले टॉपिक को हम कब आगे कंटिन्यू करेंगे, कब हम इस पर बात करेंगे, कब हम पढ़ेंगे। सो द डे हैज़ अराइव्ड, दिन आ गया है। सो जस्ट ज्वाइन आवर लाइव सेशन। इस सेशन को जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या जो भी हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो, जितना वो इंपॉर्टेंट उससे होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये हमारा टेंस होता है। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना हो या फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस या फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या सिंपल सेंटेंस जो भी होते हैं, उसको बनाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी बात ये मतलब पता करनी होती है कि टेंस मतलब सेंटेंस अगर दिया गया होगा तो सेंटेंस में सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर हम आपसे बात करें, चूँकि हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो टेंस होता क्या है पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम टेंस की मीनिंग की बात करें तो टेंस का मीनिंग आपको सभी लोगों को पता होगा। अगर पता है तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि वास्तविकता में टेंस का मीनिंग क्या होता है। प्लीज़ लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टेंस इन हिंदी। तो टेंस का मतलब क्या होता है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको टेंस का मतलब। अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है काल। क्या होता है? काल, या फिर हम समय बोलते हैं जिसको हम टाइमिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने बहुत पढ़ी होगी, पढ़ते भी आ रहे होंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी मीनिंग काल होता है ना, या समय होता है। चले तो आगे होता है बिल्कुल वैसे ही हमारा जो टेंस होता है, टेंस भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई दरअसल करेंगे कि होता दरअसल में टेंस है क्या, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस दरअसल में क्या होता है, टेंस होता है काल या समय। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो टेंस का मतलब होता है, टेंस से हमें ये पता चलता है, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, लिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस क्या होता है, यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। टेंस से हमें यह पता चलता है कि कार्य कब होता है, ठीक है ना गाइस। शायद आप सभी लोगों को हिंदी में दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए टेंस की अगर हम मीनिंग की बात करें, मतलब इसको अगर हमें डिफाइन करना हो कि टेंस वास्तविकता में होता क्या है, तो टेंस क्या होता है, टेंस से हमें यह पता चलता है कि जो कार्य है यानी कि जो एक्शन है वो कब होता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली। शायद आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा अच्छे समझिएगा। क्योंकि अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो फिर कभी भी आपको इंग्लिश में तो प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है टेंस रिलेटेड। तो टेंस की अगर हम मीनिंग की बात करें, आपने शुरू से बचपन से लेकर अब तक पढ़ा होगा क्या, टेंस का मीनिंग क्या होता है, काल या समय। बट आपको काल या समय से मतलब नहीं रखना है। जैसे हम आपसे पूछे भाई, अगर सपोज दैट हमें ये नहीं पता होता है कि किताब क्या होती है, सपोज दैट, तो अगर हम पूछे किताब क्या होती है, भाई इंग्लिश में आप बोल देंगे बुक, या हिंदी में पुस्तक बोल देंगे। बट आपसे पूछे किताब होती क्या, इसको डिफाइन करिए, तो भाई बुक या किताब आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे ना। किताब एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें हम कुछ लिखा होता है, उससे हम पढ़ते हैं, है ना, मतलब पढ़ने का एक माध्यम होता है, यही तो बोलेंगे ना। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस क्या होता है, टेंस से हमें यह पता चलता है कि कार्य कब होता है। ये पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब कैसे हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छे से टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो टेंस से हमें यह पता चलता है कि कार्य किस समय हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं बोल दूं, मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को
खत्म। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मैं इस काम को करता हूँ, तो काम करता हूँ ना, तो काम देखिए यहाँ पर लिखा मैं इस काम को करता हूँ। करता हूँ का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ना, मतलब करता हूँ अब, और अब का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। गॉट द पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, करता हूँ मीन्स प्रेजेंट टेंस, मैं इस काम को करता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मैं इस काम को करता था। ठीक है ना। अब एक बात थोड़ा अच्छे समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ दरअसल, क्योंकि जब चीज़ें हमें डिफाइन करके या एक्सप्लेन करके समझ में मतलब पता होती हैं तो हमें कंफ्यूजन कभी होती ही नहीं है। तो देखिए एक सेंटेंस ये है, मैं इस काम को करता हूँ। दूसरा सेंटेंस हमारा मैं इस काम को करता था। अगला देखिएगा, मैं इस काम को करूँगा। मैं इस काम को करूंगा। देखिए यहाँ पर हमने 3 प्रकार के टेंस सॉरी सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन होता है या कोई काम होता है। ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छे समझिएगा, मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को करता था, मैं इस काम को करूंगा। तो यहाँ पर काम सभी में हो रहे हैं, बट देखिएगा काम की अगर हम बात करें काम कब होता है, क्योंकि काम कब होता है यही हमें बताता है क्या, ये बताता है हमें टेंस बताता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मतलब काम कब होता है इस चीज़ की जो जानकारी देता है उसे हम बोलते हैं टेंस। अब यहाँ देखिए मैं इस काम को करता हूँ, मतलब करता हूँ, अब करता हूँ, मतलब कब प्रेजेंट टाइम में होता है, बट कब करते हैं ये नहीं पता है। तो पहला जो सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट का हो जाएगा। कौन सा, प्रेजेंट। अभी आपको बात समझ में नहीं आई ना, प्रेजेंट होता क्या। प्रेजेंट का मतलब अब, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है अब। समझिएगा मेरी बात को, मैं इस काम को करता था। 2 नंबर का सेंटेंस देखिएगा एक बार फिर से मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ पॉइंट्स को 1 2 3। देखिए मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को करता था, मैं इस काम को करूँगा। तो मैं देखिए दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, मैं इस काम को करता था, तो मैं करता था मतलब अब नहीं करता हूँ, करता था पहले कभी। मैंने क्या बोला, मैं इस काम को करता था पहले कभी। और पहले कभी की बात करें तो पहले कभी का मतलब होता है पास्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट टेंस। बात समझ में आ रही है ना। पहले कभी की जब भी बात होगी तो हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। ठीक है ना। अभी हम सिर्फ आपको टेंस बता रहे हैं, दरअसल में टेंस होता क्या है, बात ये समझिएगा। तो मैं इस काम को करता था मीन्स पहले कभी, और पहले कभी का मतलब पास्ट टेंस। गॉट द पॉइंट। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं इस काम को करूंगा। मैं इस काम को करूंगा, ना तो मैंने कभी किया है ना करता हूँ, आने वाले समय में करूंगा, मतलब प्लान कर रहे हैं, काम करने को हम प्लान कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ मैं इस काम को कब, मैं इस काम को करूंगा, तो टेंस की अगर बात करूँ भाई मैं इस काम को कब करूंगा, क्योंकि हमें टेंस से क्या पता चलता है, टेंस से हमें यह पता चलता है कि काम कब होता है। तो भाई मैं काम हुआ ही नहीं, पहली बात तो काम हुआ ही नहीं, आने वाले समय में हम प्लान करें कि काम कब होगा। गॉट द पॉइंट। तो जब भी हम प्लान करते हैं, किसी भी काम को करने की प्लानिंग करते हैं, वो सेंटेंस हमारा होता है फ्यूचर टेंस में। किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं थोड़ा समझिएगा अच्छे से, फिर आपको आइडेंटिफाई होने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज दैट यू इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। प्रेजेंट का मतलब होता है अब, जो वर्तमान समय में होता है। पास्ट का मतलब पहले कभी, पास्ट का मतलब पहले कभी। जैसे मैं बोल दूँ मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं सुबह जल्दी उठता था, तो भाई उठता था पहले कभी, शायद अब सुबह नहीं उठता हूँ, सब देर में उठता हूँ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो पास्ट का मतलब पहले कभी, सिंपल सी बात है, पास्ट का मतलब पहले कभी। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर का मतलब होता है गाइस आने वाले समय में। ऐसा कार्य जब हम प्लान करते हैं, काम हुआ नहीं है, हम प्लान करें, मतलब प्लान करते हैं कब हम करेंगे। गॉट द पॉइंट। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊँगा, अभी दिल्ली गया नहीं हूँ, समझ रहे ना। दिल्ली जाऊंगा तो जाने का काम, जो काम है, एक्शन है, उसको हम प्लान कर रहे हैं। तो प्लान की जब भी बात आती है तो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके प्रकार कितने होते हैं, और अगर प्रेजेंट के जो प्रकार होते हैं तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मुझे यहाँ से आपको ये पता चल गया सेंटेंस जो होते हैं के टेंस कितने होते हैं। मतलब सेंटेंस कोई भी होगा वो टेंस ही से रिलेटेड तो होगा। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम अब हो रहा है ना। गॉट द पॉइंट। अब का मतलब प्रेजेंट टेंस। ये साथ समझ में आ रही होगी बातें, तो ठीक है ना। अब हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, देखिए मैं इस काम को करता हूँ, समझिएगा, मैं इस काम को करता हूँ मतलब प्रेजेंट टाइम में करता हूँ, लेकिन कब करता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। कब करता हूँ ये अता पता नहीं, तो जो काम ये नहीं हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि काम कब होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हमें ये नहीं पता चलता है कि काम कब होता है, मतलब काम करने की फ्लक्चुअलिटी क्या है।
उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है ना। नई बात समझ आई। इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि काम कब होता है, मतलब काम करने की जो फ्लैक्चुअलिटी है वो क्या है, गॉट द पॉइंट। तो वो होता है इंडेफिनिट। जैसे मैं इस काम को करता हूँ लेकिन कब करता हूँ ये तो पता नहीं है, क्योंकि अब करता हूँ इसलिए प्रेजेंट है, और बाकी कब नहीं करता हूँ इसलिए क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, गॉट द पॉइंट। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस देखिएगा, अब हम इसी को लेके चलते हैं, इसके हम कई प्रकार आपको बताते हैं। मैं इस काम को करता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, अगर हम बोले मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, थोड़ा मीनिंग जो हम बता रहे हैं उस सेंस को अच्छे समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, मतलब काम करने का जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू है कंटिन्यू कि नहीं कंटिन्यू, बताइए। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर कोई आपसे बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो बात कंटिन्यू हो रहा है ना, बात करने का जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू है। जैसे मैं पढ़ाने का काम क्या है, कंटिन्यू। जैसे देखिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो काम करने का जो फ्लुएंसी है वो कंटिन्यूटी है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कंटिन्यूटी हो उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो चूंकि मैं इस काम को कर रहा हूँ मतलब अब कर रहा हूँ ना, तो अब का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, और काम कंटिन्यू है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं या मैंने इस काम को कर लिया है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये हम आपको नहीं बता रहे, अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सेंटेंस जो टेंस होते हैं, टेंस दरअसल में होते कितने प्रकार के हैं और प्रत्येक टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जब ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको जब यही पता हो जाएगा कि भाई किस सेंटेंस किस टेंस में है, तो उस टेंस की प्रॉपर्ली आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता देंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी ट्रांसलेशन में, ठीक है ना गाइस। तो मैंने इस काम को कर लिया है, मेरी बात को अच्छे समझिएगा, मैंने इस काम को कर लिया। भाई कर लिया है मतलब अब, समझ रहे ना। अब का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, होगा कि नहीं होगा। अब का मतलब मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस, मैंने इस काम को कर लिया, काम हो गया है मतलब कंप्लीट हो गया, मेरी बात समझ रहे ना। मैंने इस काम को कर लिया अर्थात काम कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने का मतलब ही होता है परफेक्ट हो गया है। तो ये कार्य की अगर हम बात करें तो ये कार्य किस में हो जाएगा, परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, परफेक्ट में। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि मैंने इस काम को कर लिया है, अब कर लिया ना, तो अब का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, और काम कंप्लीट हो गया इसलिए प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। शायद आपको मीनिंग समझ में आ रही होगी, मतलब समझ में आ रहा होगा। अगला एक एग्जांपल देखिएगा, मैं इस काम को 1 घंटे से कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छे समझिएगा गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये अगर आप मिस कर देंगे तो फिर आने वाले समय में आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैं इस काम को 1 घंटे से कर रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा एक बार फिर से मैं बोलूँ, मैं इस काम को 1 घंटे से कर रहा हूँ। तो कर रहा हूँ मतलब अब का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, होगा कि नहीं होगा, प्रेजेंट है। आप बताइए, क्योंकि कर रहा हूँ, अब का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट। अब देखिएगा, मैं इस काम को कर रहा हूँ मतलब कंटिन्यू है ना, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, अब बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और दूसरी चीज, कितनी देर से कर रहा हूँ, 1 घंटे से, तो यहाँ पर टाइम भी दिया है। तो ऐसा सेंटेंस या ऐसा काम जो कंटिन्यू हो, मैंने क्या बोला, ऐसा कार्य या ऐसा काम जो कंटिन्यू हो, और कंटिन्यू के होने के साथ साथ हमें ये भी पता है कि काम कितने टाइम से कंटिन्यू होता है। मेरी बात को एक बार फिर से समझिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को। ऐसा सेंटेंस या ऐसा कार्य जिसमें काम कंटिन्यू हो और कंटिन्यू कितने टाइम से है, अगर ये बात मेंशन करता है तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार बता दीजिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है भाई, अगर ये चीज़ें आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी हम आपसे पूछें कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है तो आपको बताना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब, प्रेजेंट का मतलब अब काम ऐसा जो अब का हो और कब होता है ये पता नहीं रहता है। समझ में बात आ गई, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट का मतलब ऐसा कार्य जो कंटिन्यू हो, ऐसा कार्य जो कंटिन्यू हो और कंटिन्यू कितने टाइम से है ये भी बताता है, वो हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें, मैं इस काम को 1 घंटे से कर रहा हूँ मतलब अभी भी कर रहा हूँ, तो अब का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, और कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस, और चूंकि कंटिन्यू कितने टाइम से ये भी बात बताई गई तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको हम बताते हैं। चले, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले तो ये जरूरी है जानना कि होता क्या है दरअसल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचान के लिए हम क्या करेंगे, हम पहचान लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं। पहचान क्या होती है भाई, अभी तो हम पहचान बताएंगे, फिर हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वो हम आपको बताएंगे। तो पहचान क्या होती है, ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं उनके हिंदी वाक्य, जो हिंदी वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, या ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और हिंदी में हो, तो हिंदी वाक्य में एंड में, मतलब हिंदी वाक्यों के जो एंड होता है उसका, वो कहाँ से एंड होता है, ता है, ती है, ते हैं, या फिर ते हो भी आ सकता है। ठीक है, और क्या आता है, और आ जाता है हमारा ता हूँ, क्या आ जाता है, ता हूँ। ये समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही, ये आपको शायद अभी भी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो कुछ हम एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल बताएं, सो वी टेल यू द एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं, मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा अच्छे समझिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, तो एंड में देखिए ता है यार, है ना, देखिए मैंने लिखा है ता है, ती है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, और इंडेफिनिट का मतलब कैसे पहचानेंगे उसको, तो हिंदी जो पहचान होती है, तो ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और हिंदी में हो, और हिंदी में होने का मतलब ये हिंदी जो सेंटेंस होंगे वो कहाँ से एंड होंगे, ता है, ती है, ते है, या हो, ते हो भी हो सकते, जैसे कि तुम मेरी बात सुनते हो, या आप मेरी बात सुनते हैं भी हो सकता है और हो भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट। चलिए, ते हैं होता है, ओके। तो मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उठता है, उठता हुआ है मतलब अब, आपका मतलब प्रेजेंट, ठीक है ना। और कार्य की चूंकि फ्लक्चुअलिटी नहीं पता, इसलिए हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर सेंटेंस होंगे हिंदी में तो उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ नियम है, वो उस पर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना गाइज। समझ में आ रही ना चीजें। चले, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ही, शी हो गया, इट हो गया, नेम्स हो गए, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, अगर क्या आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ जाते हैं, याद रखिएगा। अभी हम एक एक चीजें आपको क्लियरली समझाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, सी, इट, नेम, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो जो वर्ब होती है, वर्ब समझ रहे हैं ना, वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है, समझिएगा मेरी बात को। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ रही ना बात, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन वर्ब होता है, मतलब जो काम होता है। जैसे मैं बोलूँ, यहीं से देखिए, मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, तो काम कौन सा हो रहा है, उठने का, और उठना, चूंकि उठने का काम हो रहा है, तो उठना जो हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो जब भी अगर सब्जेक्ट हमारे ही हो, सी हो, इट हो, या नेम हो, या फिर कोई सिंगुलर नाम होता है, तो वो जो वर्ब होती है ना, उसमें हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। गॉट द पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा शायद। चले, दूसरा एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है भाई, ये भी समझिएगा। दूसरा जो नियम होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लूरल का मतलब एक से जो अधिक हो, एक से ज्यादा। जैसे मैं बोलूँ लड़का,
जैसे कि लड़का नहा रहा है, लड़का नहाता है या लड़का नहा रहा है, तो लड़का एक है ना, अगर हम लड़के बोलेंगे तो हमारा प्लूरल हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नाउन हो, तो इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछते रहिएगा। मैंने क्या बोला, अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल नाउन होता है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म तो समझ ही रहे होंगे आप सभी लोग। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं गो, गो एक वर्ब होती है ना, गो मीन्स, क्योंकि वर्ब का मतलब जो काम होता है भाई, जैसे कि मैं बोल दूं मैं स्कूल जाता हूं, तो कौन सा काम हो रहा है? जाने का, क्योंकि जो काम होता है वही वर्ब होती है। तो गो मीन्स जाना, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। सबको पता है वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल हो जाएगी, वो सभी को पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, मतलब ये हमारा रूल होता है। रूल का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है, या कोई नेम या कोई सिमिलर नाउन होता है, तो हम एस या ईएस लगाते हैं किसमें? वर्ब में। गॉट द पॉइंट। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है इसका? तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे एचवी। यहाँ पर एचवी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। बात समझ आ रही है ना? हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखेंगे हम एमवी। एमवी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वी, वी फॉर वर्ब। एक काम करते हैं, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस सब पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम एसर्टिव लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूँ एसर्टिव सेंटेंस। सभी लोगों को पता है सेंटेंस हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस आपको पता है, सेंटेंस हमारा एसर्टिव होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और दूसरा नेगेटिव होता है। गॉट द पॉइंट। तो पहला हमारा एसर्टिव, दूसरा मतलब एसर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव। और दूसरा जो सेंटेंस होता है हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव। तो अभी हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? एसर्टिव सेंटेंस। गॉट द पॉइंट। चले, तो अगर हमारा सेंटेंस एसर्टिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है उसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। क्या होती है? डू या डज। बट एसर्टिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं करते हैं। डायरेक्टली फिर यूज नहीं करेंगे, फिर हमें आगे क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी। कौन सी वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में हम एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। गॉट द पॉइंट। वर्ब, वर्ब का फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? अभी हम आपको क्लियर डिटेल में बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और फिर हम लिखते हैं अदर वर्ड। सारी चीज़ें अभी हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं गाइस, ठीक है ना। आपको चिंता करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट यहाँ पे, चलो इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, जो काम करे, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। समझ रहे हैं ना? जो सब्जेक्ट, अगर हम पूछे सब्जेक्ट होता क्या है, तो देखिए जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। गॉट द पॉइंट। अगर हम पूछे मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? क्या बताएंगे आप? तो सिंपल सी बात है, आपको सब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका, भाई जो काम करे। तो मेरा भाई सुबह जल्दी उठता, काम हो रहा है उठने का, और उठने का काम कौन करता है? मेरा भाई। तो जो भाई काम करेगा उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो मेरा भाई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें वर्ब की। किसकी बात करें? अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब, तो वर्ब का मतलब जो एक्शन होती है। क्या होती है? जो एक्शन या जो काम होता है। एक्शन का मतलब जो काम होता है। हम एक एक चीज आपको क्लियरली समझा रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप इंग्लिश आपकी चुटकियों में होगी, याद रखिएगा इस चीज को। वर्ब क्या होता है भाई? वर्ब का मतलब जो एक्शन हो या जो काम हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद आती है ऑब्जेक्ट की। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को हिंदी में वैसे तो बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। कोई चीज अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो काम के द्वारा प्रभावित हो। जैसे कि मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, तो इसमें वैसे ऑब्जेक्ट कोई नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, काम कोई नहीं, मतलब काम किससे किया जा रहा है ये नहीं बताई जा रही। जैसे मैं बोलूँ मैं आम खाता हूँ, तो खाता हूँ, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पर। तो उस कंसर्न में आम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। बट इस सेंटेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? हम पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हम क्या या किसे से प्रश्न करेंगे। क्या या
किसे से प्रश्न करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, समझ में बात आई? तो हम ऑब्जेक्ट को जानना है अगर इस सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें प्रश्न करेंगे क्या है, किसी से। मैं अंग्रेजी किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें, तो यू शब्द हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम चल के बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चले, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम इतना मिटाते हैं, आपको सब्जेक्ट और जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन किया है इसको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर शॉर्ट में हम लिखे दे रहे हैं, स्ट्रक्चर भी लिख दें जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ ही जाए कि स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब में हम लगाएंगे एस लगाएंगे या ईएस, फिर लिखेंगे ओबी जे जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, फिर लिखेंगे ओडब्ल्यू जिसको हम कहते हैं अदर वर्ड। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है भाई, इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना होगा हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, भाई मेरा भाई काम करता है ना उठने का, तो माई ब्रदर हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। होगा कि नहीं होगा, खुद ही बताइए, क्योंकि हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या ईएस। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला वर्ब का मतलब जो काम होता है। काम कौन सा रहा भाई, मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, तो उठने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए। तो उठना हो जाएगा वर्ब। तो उठने को हम बोलते क्या है, गेट अप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गेट अप। बात समझ में आएगी, ये वर्ब हो गई। वर्ब में हमें क्या लगाना, एस ईएस। जब कब लगाता है एस ईएस, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नेम हो, या फिर कोई सिंगुलर। तो वाह माई ब्रदर, मेरा भाई एक है ना, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, एस ईएस। तो गेट में ही हो जाएगा गेट्स हो जाएगा, एस लगा देंगे हो जाएगा गेट्स। तो माई ब्रदर गेट्स अप, उठता है। अब हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या या किसे से, तो भाई उठता है, किसे उठता है, क्या उठता है, प्रश्न ही नहीं बनना, तो उत्तर क्या मिलेगा। तो माई ब्रदर गेट्स अप, छोड़ दो ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड। अदर वर्ड में जो बचता है, क्या बचता है, सुबह जल्दी उठता है। तो जल्दी उठता है ना, तो जल्दी को हम क्या बोलते हैं, अर्ली कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अर्ली। अब सुबह देखिए, आज एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हो सुबह, शाम, दोपहर, तो इसके लिए इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सुबह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। एक एग्जांपल हम आपको और बता दे रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड आपको हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो आपको ट्रांसलेट मतलब करना होगा। कुछ सेंटेंस आपको हिंदी में बोलेंगे और आपको ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है ना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा, लड़कियां गीत, एक मिनट, लड़कियां एक मधुर गीत गाती है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर लड़कियां हो गया, सॉरी, लड़कियां एक मधुर गीत गाती हैं। देखो आखिरी में ती है शब्द आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान। अब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पर लड़कियां एक मधुर गीत गाती हैं, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, तो काम हो रहा है भाई गाने का, और गाता कौन है, लड़कियां। तो लड़कियों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द गर्ल्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हो जाएगा द गर्ल्स। अब फिर लिखेंगे क्या, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है भाई, जो काम होता है। काम कौन सा हो रहा है, गाने का, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग कहते हैं कि नहीं कहते, बोलिए जरा, सिंग। अब चूंकि लड़कियां प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते हैं। तो द गर्ल सिंग्स, भाई गाती हैं। अब फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे जानते हैं, अभी मैंने बताया था, कैसे बोलिए कैसे जानते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या या किसे से। तो भाई गाती हैं, क्या गाती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्या या किसे से प्रश्न करेंगे। तो लड़कियां गाती हैं, क्या गाती हैं, एक मधुर गीत। एक की इंग्लिश हो जाएगी ए, मधुर को बोल देंगे स्वीट, क्या बोलेंगे, स्वीट, और गीत को क्या बोलेंगे, सॉन्ग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो द गर्ल्स सिंग अ स्वीट सॉन्ग। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को, हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। गॉट द पॉइंट। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। चंद्रिका यादव, हाय सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हो गए, विश यू द सेम, गुड नाइट टू यू डियर। चंदन यादव, चलिए तो कुछ हम एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना गाइस।
आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपको एसर्टिव सेंटेंस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं, सभी लोग कोशिश करिएगा ट्रांसलेट करने की। सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम में, थोड़ा सेंटेंस बड़ा कर दे रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा आसानी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम में भाषण देते हैं, भाषण देते हैं। देखो ते हैं शब्द आ रहा है तो सिंपली ये सेंटेंस हम आपको दिए, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो जल्दी से ट्रांसलेट करते रहिए। हम कुछ एग्जांपल और देने जा रहे हैं आपको। पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है ना गाइस। और सेंटेंस दे रहे हैं। बच्चा रोता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है। चपरासी घंटी बजाता है। सभी लोग ट्रांसलेट करते रहिए और जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। चपरासी घंटी बजाता है। और आपको मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऐसे ही लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिएगा। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं। चले, इतने सेंटेंस है, 6 सेंटेंस हमने दिया है। 6 सेंटेंस को आप इंग्लिश हिंदी में दिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैं सभी का वेट कर रहा हूँ। दीक्षा बागरी चाइल्ड क्राइज। अच्छा, बॉय प्लेस फुटबॉल इन बैकग्राउंड। अच्छा सॉरी, प्ले ग्राउंड। ओके ओके, हमें सभी लोगों को एक बार सुना। दीक्षा बागरी प्राइम मिनिस्टर गिव स्पीच। अच्छा, इन ऑडिटोरियम। ओके, जॉय का आंसर आ गया द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, दीक्षा बागरी, एक बार मेरी बात को अच्छे समझिएगा। अगर आप अभी भी कनेक्टेड है तो कनेक्ट रहिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आने वाले समय में फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना हो आपके लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बस कनेक्ट रहिएगा हमसे। अभी हम आपको जब सारे सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। क्या नाम है, वर्णी क्रिएशन, क्या आप हमसे कनेक्टेड हैं? आपकी तरफ से अभी तक कोई आंसर या मैसेज नहीं आया है भाई? द चाइल्ड क्राइज। अच्छा, बच्चा रोता है। ओके, ठीक है ठीक है। द गर्ल्स मेक नॉइज इन द क्लास। मेक, देखिए शोर मचाने को मेक अ नॉइज कहते हैं। ये दरअसल फ्रेज होता है। क्या होता है? फ्रेजल वर्ब। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, तो मेक के साथ में ए जरूर आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज को। द गर्ल्स मेक नॉइज इन द क्लास। इन द क्लास कर लीजिए, ठीक है। शायद आपसे लिखने में गलती हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं। सारे सेंटेंस हो गए ना। चपरासी वाला आपने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया है। प्राइम मिनिस्टर गिव स्पीच। अच्छा, गिव्स अस। अच्छा, ठीक है। इन ऑडिटोरियम, द प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच इन द ऑडिटोरियम। चाइल्ड, ठीक है। दीक्षा बागरी, बॉय प्लेस फुटबॉल इन प्लेग्राउंड। अच्छा, द सन सेट्स, द सन सनसेट्स। अरे द सन सनसेट्स, द सन सनसेट्स, द सन सनसेट्स लिखा है, 2 बार द सनसेट्स कर दिया है।
अरे क्या नाम है, दीक्षा भाग रही। ईस्ट का मतलब होता है पूरब में, सूरज पूरब में कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है ना। द पियोन रिंग्स द बेल, वेरी गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द पियोन रिंग्स द बेल, ओके, द पियोन रिंग्स द बेल। आप दोनों लोगों के सेंटेंस ये दोनों सही हैं। और बाकी देखिए, दीक्षा भाग रही है आपने, अच्छा हाँ, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेरी गुड, जॉय ने बिल्कुल सही किया है ये वाला। चलिए, आप सभी लोगों के अधिकतर सेंटेंस आ ही गए हैं, तो हम आपने जो गलती करी है उसको हम बताते हैं, ठीक है ना। सभी लोगों ने ट्रांसलेशन तो कर ही लिया होगा। प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम में भाषण देते हैं, तो भाषण देने को वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं डिलीवर अ स्पीच। क्या होता है, ये होता है डिलीवर अ स्पीच। हम गिव स्पीच नहीं कहते, या फिर गिव का भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत, लेकिन भाषण देने को डिलीवर अ स्पीच कहते हैं। आपने सुना होगा, आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर अ स्पीच इन द ऑडिटोरियम, ऐसे करके आपने न्यूज में सुना होगा, ठीक है। तो डिलीवर का यूज करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन सेट्स, चूंकि सूरज एक होता है तो एस लगा देंगे, सेट में क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेट्स। तो द सन सेट्स इन द, पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, क्या नाम था, दीक्षा बागरी, वेस्ट, ठीक है ना। अगला, बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज हो जाएगा। लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है, द बॉय प्लेज फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड या ग्राउंड, जो भी है। तो लड़का चूंकि एक है जिसमें, इसलिए प्ले में एस लगेगा, प्लेज हो जाएगा। चपरासी घंटी बजाता है, तो द पियोन रिंग्स द बेल, चूंकि चपरासी एक है तो इसलिए रिंग में एस लगा देंगे, हो जाएगा रिंग्स, ओके। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं, तो द गर्ल्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। मेक में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि लड़कियां एक नहीं ज्यादा है। चले, आपकी जो गलती थी, क्या नाम है, दीक्षा बागरी, उसको समझिएगा। हैबिचुअल एक्शन समझते हैं ना, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, जो आदत होती है ना, आदत वाली बात। जैसे कि मैं बोल दूं, क्या बोलूं, जैसे मैं बोल दूं पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, मैंने क्या बोला। देखिए, दो प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करके बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, दूसरा पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। यहाँ पर मैंने दो प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं, दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, ये दोनों सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस लाइव सेशन को, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। और सभी देखिए, दो ही लोगों के आंसर आ रहे हैं, थोड़ा ये दुख की बात है। हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, वेरी फाइन, चंदन यादव। मैं थोड़ा पढ़ाने में व्यस्त था, इसलिए आपके कमेंट्स का जवाब तुरंत नहीं दे पाया, उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, दो प्रकार के मैंने सेंटेंस लिखा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, दूसरा पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ना, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, करते हैं मतलब अब अभी भी करते हैं ना, तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके जो है। और अगला सेंटेंस, दो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, दोनों को बताइए। और मेरी बात को अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सभी लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। शायद आपको जो आपने जो मिस्टेक करी है, आपकी मिस्टेक को मैंने बता दिया है, और आपने जो पहले मिस्टेक करी थी उसको भी मैं बता रहा हूँ। यूज हम तब करते हैं जब पास्ट टेंस की हैबिट को बताया जाता है। किसकी? पास्ट टेंस की। जैसे कि मैं शाम को क्रिकेट खेला करता था, तो पास्ट टेंस की बात हो गई, उस कंडीशन में हम यूज टू का करेंगे। चले, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे द बर्ड्स, क्या लिखेंगे, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर फ्लाई में एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भैया प्लूरल है। अब समझिएगा, अगर प्रेजेंट टेंस में, मेरी बात को आप सुनिएगा, बागरी जी, क्या नाम, दीक्षा जी, अभी आपकी जो प्रॉब्लम थी, डाउट था, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस में हमें हैबिट को शो कराना है, मैंने क्या बोला, अगर हमें प्रेजेंट टेंस में हैबिट को बताना है किसी की भी, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या बोला मैंने, अगर प्रेजेंट टेंस में हमें हैबिट को बताना हो और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, प्लूरल हो, उस कंसर्न में हम प्लूरल सब्जेक्ट से पहले द यूज नहीं करते हैं। कब? जब हमें हैबिट को बताना होता है। सिंपली
पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो इस पक्षी से पहले यानी कि बर्ड से पहले हम द नहीं यूज करेंगे, सिंपल सी बात है बस। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे, बस दा अगर लगाएंगे तो फिर वो हैबिट नहीं होगी, ठीक है ना। अगर दा नहीं लगाएंगे तो फिर वो हैबिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। किस टेंस में? प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी? प्रेजेंट टेंस में। तो आपने कुछ सेंटेंस में दा नहीं लगाया था। दीक्षा बागरी, क्या आप अभी भी कनेक्टेड हैं? तो देखिए ना, आपने कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट किए थे, जैसा कि बॉय प्लेज फुटबॉल इन प्ले ग्राउंड, तो इसका मतलब हो जाएगा लड़का प्ले ग्राउंड या मैदान में क्रिकेट खेला करता है। इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दा का यूज आपने नहीं किया था। मेरी बात आप शायद समझ रही होंगी। दीक्षा बागरी ने एक सेंटेंस और लिखा था चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चा रोता रहता है या रोया करता है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कुछ। तो कहाँ पर दा का यूज करना है, कहाँ पर दा का यूज नहीं करना है, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। दीक्षा बागरी दा कहाँ यूज करते हैं सर? अच्छा, दा का यूज हम आपको बता दें, तो दा का यूज हम इसी वीडियो में आपको बता दें। देखिए, इस कंडीशन में यहाँ पर जो हमने दा का यूज बताया है वो सिर्फ हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। जब हैबिचुअल एक्शन की बात होती है तो उस कंडीशन में दा का यूज नहीं करते हैं, अदरवाइज हम दा का यूज करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि दा का यूज हम बताएं कि कब होता है, किस कंडीशन में करते हैं, तो इसके लिए मुझे लग रहा है अलग से वीडियो या फिर अलग से एक सेशन में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हम सिर्फ और सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दे दूं, या फिर हम कल आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है, कल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के एसर्टिव आज पढ़ा दिया, कल हम पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव पढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है इतना पर्याप्त है ना, क्योंकि एक दिन में अगर सब कुछ बता देंगे तब भी कंफ्यूजन होगी। अगर हाँ आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस कुछ और दूं हिंदी में, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आप वाकई में ट्रांसलेशन चाहते हैं, कि ट्रांसलेट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी दा का यूज मैं आपको बता दूंगा किसी दूसरे टॉपिक में, बिकॉज आई थिंक ये टेंस हम पढ़ा रहे हैं इस वजह से। तो दीक्षा बागरी वो मत होइएगा, आप माइंड मत करिएगा, इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा। आज हम इस सेशन में अगर आपका दा का यूज़ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। दा का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दा के बारे में पूरा हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। दीक्षा बागरी सुबह के समय अपना पाठ याद करना। एक काम करिएगा, हम यहाँ पर सेंटेंस नंबर भी मेंशन कर दे रहे हैं। तो आप जब भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ना, तो एक बार आप सेंटेंस का कौन सा नंबर है वो नंबर भी मेंशन कर देगा, जिससे कि मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप किस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। हम यहाँ पर इसीलिए मेंशन करते हैं 1 नंबर का सेंटेंस है, 2 नंबर का देखिएगा। की मदद करती है, ओके। अजनबियों पर धोखा करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, 5 सेंटेंस दिए हैं हिंदी में। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे, और प्रैक्टिस जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझ लो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ होता है, बट यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव, व्हाट यू विद इन हैव। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज और आपसे करवाएं, मतलब सेंटेंस और कराएं, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज हम मिलते हैं कल आपसे सभी लोगों से। सो थैंक यू सो मच। और एक बार सभी लोग एक बार बताइए, क्या वाकई में जैसे दीक्षा बागरी ने कहा, उनके लिए आज का जो लाइव सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। तो ऐसा अगर सबको लगा तो एक बार मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। चले ठीक है, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।